यहाँ पर हम देखते हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी कि व्यापार से कंपनी है साम्राज्य तक किस तरीके से जाती है, उसका क्या रास्ता रहा है और किस तरीके से कंपनी ने व्यापार से स्टार्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो है वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे जो मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार हैं अपनी ताकत वो दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के अगर उत्तरार्ध की बात करें, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षैतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत यहाँ पर उभरने लगी थी और यहाँ पर अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके पर कब्जा करके, यानी उनका जो प्राथमिक उद्देश्य था, अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन उनकी यहाँ पर इलाकों पर कब्जा करने में ज़्यादा दिलचस्पी स्टार्टिंग में नहीं थी। वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा किस कारण से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। ये बहादुर शाह जफर का और उनके बेटे हैं बहादुर शाह जफर के, उनका यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है कैप्टन हडसन के द्वारा। औरंगजेब के बाद में कोई भी मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व यहाँ पर बना हुआ था। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बना लिया और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही यहाँ पर मार डाला। जैसे अगर हम 18वीं सदी में भारत आने वाले अगर रास्ते हम देखें तो ये भारत आने वाले रास्ते हैं। जैसे कि ब्रिटिश आइसलैंड से अगर 18वीं सदी में कोई भारत आना चाहता है तो वो किस तरीके से आया था, इस समुद्री रास्ते से आया था। केप ऑफ गुड होप ये रास्ता है, समुद्री रास्ता, इससे गुजरते हुए ये मुंबई में आ सकता है, इधर मद्रास वाले एरिया में आ सकता है और इधर कीटोन वाले एरिया में भी आ सकता है, केटोन, तो इस वाले एरिया में आ सकता है, इधर कलकत्ता भी आ सकता है और इधर अगर अफ्रीका से कोई आना चाह रहा है तो डायरेक्ट मुंबई आ सकता है। तो ये भारत आने का रास्ता है जो 18वीं सदी में बताया गया है। अगर हम वाणिज्यिक उद्देश्य की बात करें, कंपनी का जो वाणिज्यिक उद्देश्य है, तो वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद करके ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए वाणिज्यिक में मुनाफा कमाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई थी भारत के पूर्व में, तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार यहाँ पर मिल गया था। और इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर पार करते हुए, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तटों पर अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा दी थी, यानी उनसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर भारत के पश्चिमी तटों पर आ गए थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे
पुर्तगाल की खोज, पुर्तगालियों की जो खोजी यात्री है, पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा ये 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का इन्होंने पता लगाया है और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहाँ पर डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पर भारत में सामने आए हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त यहाँ पर मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी यहाँ पर जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में क्या हुआ? इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत है बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा है वो गिरने लगा। और अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे और लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। और 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबा देती थी, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक देती थी। और यह व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब देखते हैं ये कैसे ही हुआ था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यहाँ पर फरमान जो होता है, फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश है, उसको हम फरमान कहते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में व्यापार क्या शुरू करती है। अब जब बंगाल में व्यापार कंपनी शुरू करती है तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था और इस फैक्टर में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था और यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गाँवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गाँव था वो था कालीकाता जो बाद में कोलकाता के नाम से बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो ये बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान है मुगल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी के लिए जारी किया था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें यहाँ पर कंपनी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? तो बंगाल के नवाब है मुर्शीद कुली खां यहाँ पर इस व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि जो फरमान जारी किया गया था वो सिर्फ कंपनी के लिए जारी किया गया था, लेकिन कंपनी के जो निजी तौर पर जो अफसर व्यापार करते थे वो भी यहाँ पर शुल्क नहीं चुका रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, बंगाल में राजस्व की वसूली है वो कम हो गई। तो मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं यहाँ पर बताए रखी हैं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1867 का। उसके बाद में हम देखें व्यापार से युद्ध तक किस तरीके से बढ़ा, तो ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर बताए गए हैं। कठपुतली की अगर बात करें, कठपुतली होती क्या है? कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली यहाँ पर कहा जाता है। तो व्यापार से युद्ध तक की कहानी किस तरीके से रही है? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव है यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत यहाँ पर दिखाने लगे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी यही थी।
मुर्शीद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब बने हैं। और ये सभी शक्तिशाली क्या थे, शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार है यहाँ पर तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब प्लासी का युद्ध यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लासी का नाम है किस तरह पड़ा है। दरअसल असली नाम यहाँ पर पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ करके प्लासी कर दिया और इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता है। प्लास के खूबसूरत फूल, जो प्लास के खूबसूरत फूल हैं, खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो होली पर जिस गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है उस गुलाल को प्लास के फूलों से बनाया जाता है। अब प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें व अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब यहाँ पर बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अपने राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और कंपनी है यहाँ पर राज्य के मामलों में किसी भी तरीके की टांग ना अड़ाए, किसी भी तरीके की राजनीतिक मामलों में परेशानी खड़ा ना करे, किलेबंदी रोक दे और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का यहाँ पर रुख अपना लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी और इसके बाद में नवाब के साथ लंबे समय तक यहाँ पर सौदेबाजी चली है। और आखिरकार क्या हुआ, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था मीर जाफर की कारगुजारियां भी था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब यहाँ पर बना दिया जाएगा। तो ये सिराजुद्दौला का ये चित्र बताया गया है कि महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया का हाउस में बैठक होती थी। तो यह उसी सभा का एक चित्र है। उसके बाद में संपन्नता का आश्वासन की अगर बात करें, संपन्नता का आश्वासन यहाँ पर दिया गया। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी
और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। उसके बाद में नवाब की यहाँ पर शिकायतें क्या थी? क्या है, 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला है। इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या बना दिए हैं? गड्ढे बना दिए हैं और दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें यहाँ पर तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों व अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर दिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरत और मर्दों को अपने ही देश में गुलाम बना करके लूट खसोट कर रहे हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े भी किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करेगी? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो यहाँ पर मीर कासिम के साथ में बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को फिर दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतें व अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई यहाँ पर चाहती थी और 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान यहाँ पर नियुक्त कर दिया और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या यहाँ पर हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी और इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी वो उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। यहाँ पर हम अगर बात करें नवाब बनने का क्या मतलब है, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब यहाँ पर अगर बात करें क्लाइव जो है वो खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया और आइए देखते हैं कि उसने क्या कहा था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत कमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि चेन्नई में आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 18 साल का रॉबर्ट क्लाइव
यहाँ पर आया था। इंग्लैंड से जब आया था चेन्नई में 1743 में, 18 साल का आया था। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ पर उसकी दौलत जो है वो कितनी थी, 4,01,102 के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचारी आरोपी से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर है क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए थे। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए, ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक यहाँ पर उड़ाया जाता था। उसके बाद में कंपनी का फैलते शासन की बात करें, कंपनी ने अपना शासन है वो किस तरीके से फैलाया है। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया है। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। बक्सर की जो लड़ाई थी 1764 के बाद, कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। और इसी आधार पर हैदराबाद में कई इलाके यहाँ पर छीने गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिजाउद्दौला, ये अपने बेटों के साथ में है नवाब कौन, शुजाउद्दौला। बक्सर की लड़ाई के बाद में हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चित परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहा है। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? अगर रेजिडेंट की ताकत की बात करें, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है, रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती थी और शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। और जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, तब भी राजा को कोई ऐसा रास्ता अपनाता था कि उसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल यहाँ पर पैदा हो जाती है। फिर निषेधाज्ञा मतलब निर्देश होता है, निषेधाज्ञा, और अधीनस्थता मतलब कि दब्बूपन हो गया, दबा करके जिसको रखा जाता है। फिर टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं। इसको टीपू सुल्तान को हम शेर ए मैसूर कहते हैं, यानी मैसूर का शेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब कंपनी को यहाँ पर
अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र थे टीपू सुल्तान। शासन रहा है टीपू सुल्तान का 1782 से 1799। ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और यहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं और उनकी मदद से अपनी सेना का उन्होंने आधुनिकीकरण किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टीपू सुल्तान के बेटे को यहाँ पर बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये कार्नवालिस है, इसके सामने टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में पेश किया जा रहा है। और कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद की निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। और ब्रिटिश चित्रकार ने ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता है जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान है, इसको अपने बेटों को बंधक बना करके अंग्रेजों के पास में भेजना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने युद्ध किया था टीपू सुल्तान के साथ में, उसमें अंग्रेजों के साथ में मराठा थे 1792 में, हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ में थे और ऊपर से कंपनी की जो संयुक्त फौज थी। इन तीनों ने मिलकर के जब टीपू सुल्तान से युद्ध किया तो वहाँ पर टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी और यहाँ पर दोनों जो बेटे हैं टीपू सुल्तान के, उनको यहाँ पर बंधक बना करके अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज है आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुआ है। 4 बार जंग अंग्रेजों का मैसूर के साथ में हुआ है। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को यहाँ पर सफलता मिलती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी यहाँ पर थोप दी गई। अगर टीपू की कहानियों की अगर बात करें हम, तो टीपू की कहानियों में बताया गया कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुति से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उसकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमी। टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उसने शेर को मार गिराया। इसी के बाद में उन्हें शेर-ए-मैसूर कहा जाने लगा और उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो टीपू का जो खिलौना है वो भी यहाँ पर शेर बताया गया है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौनों की तस्वीर है जिसमें एक नकली शेर को एक यूरोपीय सिपाही को दबाते हुए दिखाया गया है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दौड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती हैं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ में ले गए। उसके बाद में मराठों से लड़ाई के बारे में बात करें, 18वीं शताब्दी के आखिर से यानी 18वीं शताब्दी के अंत की बात करें, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना है वो चूर-चूर हो गया, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें मराठे यहाँ पर हार जाते हैं और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत
एक कन्फेडरेसी यानी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक एवं प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो यहाँ पर कन्फेडरेसी मतलब होता है गठबंधन। तो एक के बाद एक कई युद्धों से कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मराठों के साथ में कंपनी के काफ़ी युद्ध हैं और कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालवाई संधि के साथ वो ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष यहाँ पर नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग है अंग्रेजों के कब्जों में आ गए थे और अंततः 1817 से 1819 के बीच में अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास में बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स का है। अब सर्वोच्चता पर का दावा की बात करें, यानी कंपनी अपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगी। इस विवरण से अब तक जो युद्ध हुए हैं उसमें कंपनी जीती है। तो 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही है। और यहाँ पर कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई ये मूर्ति है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक यहाँ पर नहीं चली। उदाहरण के लिए हम बात करें, जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कर्नाटक में रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ने यहाँ पर हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध है यहाँ पर जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ करके 1830 में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण हैं, हम आगे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें 1830 के दशक की बात करें, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव है पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और उसके बाद पंजाब की बारी थी और जहां महाराज रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल को नहीं गलने दिया और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह का ये दरबार है, ये बताया गया है क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं और इन्होंने पंजाब पर कंपनी का शासन स्थापित नहीं होने दिया था और उनके मरने के बाद में 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिग्रहण किया था। उसके बाद में आती है विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे कि सतारा है 1848 में, संबलपुर है 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया।
और इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है यहाँ पर। और यहाँ पर नवाब के भतीजे हैं, जिनको बचपन से ही एहसास कराया जाता था कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब विलय नीति के कारण अंग्रेज अपने आप को राजा नहीं बने देंगे तो काम को कैसा लगेगा। राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको युद्ध ही यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे वो यहाँ पर बताए गए हैं 1797 में। 1797 में ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे, बनारस और कोलकाता है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था। और इधर हैदराबाद वाला का थोड़ा बहुत एरिया ब्रिटिश शासन के अधीन था। इधर हम मैसूर की साइड भी थोड़ा थोड़ा एरिया ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर 1797 के बाद में 1840 में हम देखें, 1840 में ये वाला एरिया बनारस, कोलकाता, लखनऊ, इस वाले एरिया में ब्रिटिश का अधिग्रहण हो जाता है। इधर मुंबई, गोवा, मैसूर की साइड भी यहाँ पर ब्रिटिश का अधिग्रहण हो जाता है। उसके बाद में 1840 के बाद में यहाँ पर हम देखें 1857 में ये सत्ता पूरी तरीके से लाहौर वाले एरिया में फैल गई, लखनऊ वाले एरिया, बनारस वाले एरिया में फैल गई। इधर मैं पूना, मुंबई को इस वाले एरिया में फैल जाती है यहाँ पर। तो भारत में अंग्रेज़ों की फैलती हुई सत्ता है वो हम देख सकते हैं। और इन इलाकों की पहचान कर सकते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो नहीं आए थे। जी, राजस्थान का ये बड़ौदा वाला एरिया, ये वाला एरिया कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आया, यानी 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आया था। अब यहाँ पर हम देखें काजी क्या होता है। काजी एक न्यायाधीश को हम कहते हैं। मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। अब नए शासन की स्थापना की बात करें, जैसे कि गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि यहाँ पर मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी यहाँ पर कहा जाता था। और उस समय यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासक गवर्नर होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए हैं। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, और लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम यहाँ पर करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया है, उसका ये चित्र है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 7 साल तक ये चला था। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा 7 साल तक चला था। उसके बाद में बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया गया है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। उन्होंने जब महाभियोग चलाया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर, तो बताया था कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्के ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस तरीके से दिया गया है कि मैं हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ। जिनके अधिकारियों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया है, और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर
हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। उसमें बताया गया है फिर धर्मशास्त्र क्या होता है। धर्मशास्त्र जो होता है वो संस्कृत की एक ऐसी कृति होती है जिसमें सामाजिक तौर तरीके, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। और ये धर्मशास्त्र हैं ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए हैं। सवार क्या होता है, जो घुड़सवार होता है। मस्केट की बात करें, मस्केट क्या होता है, पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है, उसको हम कहते हैं मस्केट। एक होता है मैचलॉक। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है, उसे हम कहते हैं मैचलॉक। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे, और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता यहाँ पर तैयार कर ली गई, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी यहाँ पर स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि इसका मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। कंपनी की फौज की अगर बात करें, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाला, प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा यहाँ पर रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत यहाँ पर महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही यहाँ पर मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने यहाँ पर लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी यही तरीका अपनाया गया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना था, उसे आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी यहाँ पर लड़ रहे थे, जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था। अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर नियंत्रित था, और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार यहाँ पर बताया गया है। 1780 में मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी ने को अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में यहाँ पर आने लगी। उसके बाद में सिपाही क्या महसूस करते हैं, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी कि वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह मात्र 3 हफ्तों में यहाँ पर समेट दिया। जैसे 6 से 8 महीने जहाँ पर यात्रा में लग रहा था, उसको 3 हफ्तों में यहाँ पर उस यात्रा को समेट दिया। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर
और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। और उसी समय अगर बाकी जगह की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा चल रही थी। डच व्यापारी है 17वीं सदी में दक्षिणी अफ्रीका पहुंचे थे। जल्दी ही दास व्यापार वहां पर शुरू हो गया। लोगों को बंधक बना करके जंजीरों में बांध करके दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या जो थी 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता वेदना और आंसी भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए और यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। और इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए व असंवेदनशील यहाँ पर दिखाई देते हैं।